कि वो तीनों मिलकर अपनी एक अलग पार्टी कर लेंगे। हो सकता है आप जितनी ना हो। कि अमेरिकन्स भूल गए कि वो दूध और शहद की नदियां बह क्यों रही हैं। ईरान रशिया साइन मेगा न्यूक्लियर डील विल बिल्ड 4 पावर प्लांट्स वर्थ 25 बिलियन। ये सोच लीजिए साहब कि देखो आपके पीछे भी अमेरिका पड़ा है और वेस्टर्न वर्ल्ड पड़ा है, हमारे पीछे भी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड पड़ा है। चलिए हम लोग कोऑपरेट करते हैं। इन लोगों ने अपनी अलाइनमेंट बना ली रशिया के साथ, चाइना के साथ। ये चाहते हैं कि ईरान से सारे के सारे सैंक्शंस हट जाएं। भारत भी यही चाहता है। बेसिकली दिखाना चाहता है किस तरीके से ये लोग प्रेशर में आ रहे हैं। रशिया और इंडिया किस तरीके से प्रेशर में आ रहे हैं। किसी के चलते भारत के ऊपर टैरिफ नहीं है। जो भारत की खुदमुख्तारी है, भारत की संप्रभुता है, उसको बुलंद रखने के लिए भारत ये खामियाजा भुगत रहा है और भुगतना भी चाहिए। आसपास के देशों के ऊपर, यूरोप में खासतौर से ईस्टर्न यूरोप में, रशियन प्लेन्स एंड रशियन ड्रोन्स आर फ्लाइंग ओवर नेटो एयरस्पेस। नेटो एयरस्पेस के ऊपर ये बंदा कुछ नहीं कर रहा। बस इसको एक ही चीज है कि मोदी जी ने फोन करा नहीं करा पुतिन को कि भैया मेरे ऊपर 50% टैरिफ लग गए। जो ट्रंप ने ये पूरा पैंडोरास बॉक्स खोला है, जो भानुमति का पिटारा खोला है ट्रंप ने, इसके अंदर से जो नफरतें निकली हैं फॉर इमिग्रेंट्स, वो नहीं जाने वाली। व्हाइट हाउस में कोई बैठे, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। माने कि आप बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बहुत मोटा पैसा है आपके पास और आपके घर में लोग आने के लिए व्याकुल हैं। आपने किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी एंट्री मेरे घर के अंदर नहीं है, तुम मेरे घर में जो दावत है, जो फंक्शन है, जो पार्टी है, उसमें तुम आमंत्रित नहीं हो सकते, तुम मेरे घर के अंदर घुस भी नहीं सकते। आपने किसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। दूसरी तरफ से दूसरा बंदा, आपने उसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया और आपने एक तीसरे बंदे को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भाई तेरी भी एंट्री नहीं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं आपके घर में आना और आपके हाथ में वो पावर है कि किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर रखना है। और उस पावर के जुनून में, उस पावर के गुरूर में आपने लोगों को बोला कि तुम्हें मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगा। कल तक तो तुम आते थे, लेकिन आज के बाद मुझे तुम पसंद नहीं, तुम्हारी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, बाहर रहना। अब वो क्या होगा लोगों का कि वो तीनों मिलकर अपनी एक अलग पार्टी कर लेंगे। हो सकता है आप जितनी ना हो, आप जितनी बड़ी पार्टी ना हो, आप जितना खाना पीना, संगीत, नाच गाना ना हो, लेकिन छोटी मोटी अपनी पार्टी लोग कर सकते हैं और वो पार्टी भी धीरे 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 बड़ी उनकी होती रहेगी। ये जो पूरा मैंने घर, पार्टी, अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आमंत्रित हैं, नहीं है, ये सब मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। अब लोगों ने अपनी अलाइनमेंट बनाना, जो कि बहुत पहले से बन रही थी, आज की बात नहीं है, दशकों से बन रही थी, अब किस तरीके से वो फ्रुक्टिफाई हो रही है, किस तरीके से लोग फायदा उठा रहे हैं। ये जो अमेरिका ने अप्रोच लिया है ना दोस्तों, कि नहीं, अमेरिका जो है वो वहां पे नदियां बह रही हैं दूध और शहद की और किसी को हम अंदर नहीं आने देंगे। वो सिर्फ हमारा इशू ये है कि अमेरिकन्स भूल गए कि वो दूध और शहद की नदियां बह क्यों रही हैं। अगर वो क्यों पे जाते तब उनको ये पता लगता कि जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतना बाहर वालों का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो चीज भूल गए वो लोग भूल गए। और अब क्या हुआ, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। ईरान रशिया साइन मेगा न्यूक्लियर डील विल बिल्ड 4 पावर प्लांट्स वर्थ 25 बिलियन। ये सोच लीजिए साहब, रशिया के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन, टैरिफ पे टैरिफ, ईरान के ऊपर प्योर सैंक्शंस 1979 से। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया था ना, आप मेरे घर नहीं आ सकते साहब, मैं बड़ा मोटा आसामी हूं, मैं डिसाइड करूंगा मेरे। ठीक है भाई, आप नहीं बुला रहे, कोई बात नहीं, हम अपना अलग कर लेंगे। इन्होंने अपना अलग कर लिया। ईरान एंड रशिया हैव साइंड a 25 बिलियन न्यूक्लियर डील टू बिल्ड 4 न्यू प्लांट्स। द एग्रीमेंट बूस्ट्स ईरान मॉस्को एनर्जी टाइज अमिड ग्लोबल सैंक्शंस प्रेशर। यही चीज दोस्तों अमेरिका ने करी थी। आपको एक बात पता है, नॉट मेनी पीपल नो, ईरान का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था बिजली बनाने के लिए, बम बनाने के लिए नहीं, बिजली बनाने के लिए, वो 5 मेगावाट का एक छोटा रिएक्टर था जो कि अमेरिका ने दिया था। यस, यू हर्ड दैट राइट। अमेरिका ने सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान को दिया था 60s में कि चलो इससे 5 मेगावाट बिजली तुम निकाल लो। अब आते हैं 2025 पे। नाउ वी आर कमिंग टू 2025। Iran has signed a 25 billion agreement with Russia's state nuclear corporation, Rosatom, to build 4 nuclear power plants on Friday. According to the Iranian media, IRNA, the deal covers the construction of Generation 3 plants on a 500-hectare site in the Sirik region of southeastern
Hormozgan province, the plants are expected to generate 5,000 megawatts of electricity. The memorandum of understanding was signed in Moscow. यानी कि भाई साहब, the head of Iran's atomic energy organization, Mohammad Eslami, who's also Iran's vice president, went to Moscow. ये जो भाई साहब थे, ये गए मॉस्को, ये मिले पुतिन से, ठीक है, और इनका पैगाम लेके कि देखो आपके पीछे भी अमेरिका पड़ा है और वेस्टर्न वर्ल्ड पड़ा है, हमारे पीछे भी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड पड़ा है, चलिए हम लोग कोऑपरेट करते हैं. Islami said bilateral cooperation agreements would be signed during his visit, including a plan to construct 8 additional nuclear power plants as Tehran seeks to reach 20 gigawatt of nuclear energy capacity by 2040. Contract negotiations have taken place, and with the signing of the agreement this week, we will enter the operational steps. Meanwhile, the 15-member UN Security Council on Friday rejected a draft resolution to permanently lift sanctions on Tehran, a move backed by Russia and China, but opposed by Britain, France and Germany, who are passing to reimpose sanctions. ये देखिए दुनिया कैसे बदलती है दोस्तों, दुनिया कैसे बदलती है. एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला अमेरिका, ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला जर्मनी, कंपनी है ना सीमेंस ने बनाया था ईरान के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट. अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द खमेनाई रजीम, पहले खुमैनी फिर खमेनाई, इनकी रजीम के चलते सब लोग बिखर गए, तितर बितर हो गए, और आज की तारीख में इन लोगों ने अपनी अलाइनमेंट बना ली रशिया के साथ, चाइना के साथ. ये देखिए साहब, 15 मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू परमानेंटली. अब क्या चाहता है रशिया और क्या चाहता है चाइना? ये चाहते हैं कि ईरान से सारे के सारे सैंक्शंस हट जाएं. भारत भी यही चाहता है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी बहुत पुरानी डीलिंग्स हैं, ईरान के साथ वहां पे चाबहार पोर्ट है, ये सब. ऑब्वियसली अमेरिका ये नहीं चाहता, नहीं चाहता. तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ईरान, वी शुड कीप दो सैंक्शंस ऑन ईरान. तो ये लेटेस्ट है जो चल रहा है. लेकिन यहां पे 4 पावर प्लांट न्यूक्लियर 25 अरब, 25 अरब, यानी कि ईरान जो है वो देगा रशिया को $25 अरब. आप बोल रहे हैं कि साहब इतने सैंक्शंस के बाद, 1979 के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, इनके पास $25 अरब आएंगे कहां से भाई? Where will they get this kind of money? दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं, ट्रेड कई चीजों में होता है, कई चीजों में होता है. बीच में चाइना खड़ा है गारंटर. ये काम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं. किसी को पसंद आए ना आए, मुझे और आपको डिसएग्रीमेंट हो तो हो, यह काम हो जाएगा. दोस्तों अब हम जब बात कर रहे हैं ईरान और रशिया की और बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहां पे आती है नेटो की बात. और नेटो के चीफ ने फिर से पानी में पत्थर मारा कीचड़ पैदा करने के लिए. Delhi on phone with Putin. NATO chief's big claim over US tariff impact. This immediately impacts Russia because that means Delhi is now on the phone with Vladimir Putin in Moscow, and Narendra Modi is asking him, I support you, but could you explain to me your strategy because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. ये इसने हवाबाजी कर दी. ये वही बंदा था जिसने ट्रंप को बोला था, आप किसी पराये आदमी को अगर बाप बोलते हैं तो ये आपका मॉरल कैरेक्टर दिखाता है, और आपके परिवार ने जो आपको व्हाटएवर मॉरल वैल्यूज दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, वो दर्शाता है. तो ये जो बंदा है, ये देखिए साहब, एक मिनट, मार्क रट है ये. केयरलेस अनएक्सेप्टेबल, इंडिया ब्लास्ट्स नेटो चीफ ओवर मोदी कॉल्ड पुतिन रिमार्क. अब इसने ये नहीं बोला, मार्क रट ने ये नहीं बोला कि मोदी जी ने कॉल कर दिया पुतिन को, उसने ये नहीं बोला. इसने एक प्ले करा वर्ड्स के साथ कि दिस इमीडिएटली इंपैक्ट्स रशिया बिकॉज दैट मींस दिल्ली इज नाउ ऑन द फोन विद व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी इज आस्किंग हिम. ये कहने का तरीका है कि मैं अभी देखिए ये हो गया तो अब तो भैया मोदी जी फोन कर रहे होंगे, पूछेंगे कि देखो हम तो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बट अपनी स्ट्रैटेजी जरा मुझे बताओगे कि तुम करना क्या चाह रहे हो, क्योंकि 50% टैरिफ. देखिए एक मिनट, मैं एक चीज बता देता हूं. ये नेटो सेक्रेटरी जनरल और इंडिया ने कंडेम करा, फलाना ढिमका, ये सब ये बाद की बात है, ये चलता रहता है डिप्लोमेसी में. मैं आपको ना इसके पीछे की बात बताता हूं. देखिए पीछे की बात यह है कि इंडिया तेल वहां से खरीदेगा जहां से सस्ता मिलता है. पहले एक चीज क्लियर कर दूं. यहां पे एक और बात बता दूं कि कई लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस खासतौर से, क्योंकि पॉलिटिशियंस को समझ कम होती है, ये लोग बहसबाजी में ज्यादा लगे रहते हैं, ये कहते हैं कि साहब आपको रूस से सस्ता तेल तो मिल गया,
आपने खरीद लिया, लेकिन आम आदमी को राहत नहीं पहुंची। आम आदमी के लिए तेल तो उतना ही महंगा है, वो तो होगा। आप रशिया और $10 सस्ता कर दे, आम आदमी के लिए तेल महंगा होगा। पूछिए क्यों? दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं है कि भारत ने बाहर वो तेल बेचा, रिफाइन करके अरबों डॉलर कमाए। भारत में जो इतनी स्कीम्स चल रही हैं भारत में, उसका पैसा कहां से आ रहा है? यानी कि अगर भारत सस्ता तेल खरीदे, रूस से काफी सस्ता तेल खरीदे, लोग चाहते हैं कि उसका बेनिफिट कॉमन मैन को जाए। और बिल्कुल इसमें कोई नाजायज बात नहीं, बिल्कुल जायज बात है, जाना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, मनरेगा का पैसा कहां से आ रहा है? या उज्ज्वला योजना है, या आरोग्य वाली योजना है जिसमें बोला है कि साहब 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा? इन सब का पैसा आ कहां से रहा है? कभी आपने सोचा है? सिर्फ टैक्स से। तो सड़कें कहां से बन रही हैं फिर? ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़ा हो रहा है? या फिर ये सारी की सारी चीजें, भाई सरकार कहीं ना कहीं से तो पैसा लाती है। हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, दैट इज टैक्स फ्री। टैक्स भारत में बहुत कम लोग देते हैं, ना के बराबर लोग टैक्स देते हैं। वेरी वेरी फ्यू मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऑफ द पीपल पे टैक्सेस। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम? अब लोग कह रहे हैं नहीं साहब आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हमें सस्ता दो। 50 खर्चे हैं सरकार के यार। मैंने सोचा समझा दूं, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं और डीएम करते हैं, बोलते हैं साहब सरकार ने तो इतना तेल, आप रूस के बारे में बोलते हैं कि सस्ता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको एमएसपी देना है क्रॉप्स पे, वो पैसा कहां से आएगा? आपने अश्योर करा ना किसानों को कि इस मामले पे आपको एमएसपी, वो पैसा कहां से आ रहा है? आपका टैक्स कलेक्शन इतना नहीं है बॉस कि आप बोले कि हां सबका भला कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं और जहां से पैसा आ सकता है वहां से पैसा आता है। अब ये जो इन्होंने बोल दिया, ये तो मैंने आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कुछ समझाया। अब ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली दिखाना चाहता है किस तरीके से ये लोग प्रेशर में आ रहे हैं, रशिया और इंडिया किस तरीके से प्रेशर में आ रहे हैं। और इंडिया रूस को ये बोल रहा है कि भाई साहब आपके चलते हमारे ऊपर 50% टैरिफ। ये गलतफहमी है, किसी के चलते भारत के ऊपर टैरिफ नहीं है। मैं आपको क्लियर कट कर दूं दोस्तों, और ये गलतफहमी किसी को मत रखने देना आप सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे। रशिया की वजह से या रशिया से तेल खरीदने के चलते भारत के ऊपर 50% टैरिफ नहीं आया। इंडिया इज पेइंग द प्राइस फॉर अपहोल्डिंग इट्स सॉवरेनिटी। जो भारत की खुदमुख्तारी है, भारत की संप्रभुता है, उसको बुलंद रखने के लिए भारत ये खामियाजा भुगत रहा है और भुगतना भी चाहिए। You cannot allow the Americans or any other world power to dictate how India will conduct its business. That is our business. We will conduct it the way we wish to conduct it. ठीक है? अगर उसमें अब 100% उसने फार्मास्यूटिकल्स पे लगा दिया तो अब ये अपने मन से इसका काम है लड़ना। नेटो है, नेटो क्या है? एक फौज है, एक फौज है नेटो। भाई तेरा काम है लड़ना, तू लड़ना रशिया से। ही इज बिहेविंग लाइक अ पाकिस्तानी। दिस मार्क रट, ये देखो, ये टिपिकल पाकिस्तानी की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप इसमें भी पाकिस्तान को ले आए। नहीं नहीं, मैं लाया नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। पाकिस्तानी क्या करते हैं, इतनी मार पड़ने के बाद, इतने जूते पड़ने के बाद, इतना जलील होने के बाद, मीम गेम उनका अप है। बाकी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, गटर में चला गया मुल्क, मीम गेम अप होना चाहिए। यही बंदा, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? पोलैंड के ऊपर रशियन ड्रोन्स जा रहे हैं आसपास के देशों के ऊपर, यूरोप में, खासतौर से ईस्टर्न यूरोप में रशियन प्लेन्स एंड रशियन ड्रोन्स आर फ्लाइंग ओवर नेटो एयरस्पेस। नेटो एयरस्पेस के ऊपर यह बंदा कुछ नहीं कर रहा। बस इसको एक ही चीज है कि मोदी जी ने फोन करा नहीं करा पुतिन को कि भैया मेरे ऊपर 50% टैरिफ लग गए। इट्स हिज जॉब टू फाइट, इट्स हिज जॉब टू प्रोटेक्ट द नेटो कंट्रीज। ही इज नॉट एबल टू डू दैट। वो बेसिक काम कर नहीं पा रहा। यहां पे पाकिस्तानी बन के मीम गेम अप है, इसका मीम गेम अप है। इकोनॉमी इज डाउन इन द डम्प्स, डिफेंस इज डाउन इन द डम्प्स, फॉरेन पॉलिसी इज डाउन इन द डम्प्स। मीम गेम नंबर 1 होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस गाय इज डूइंग। ही इज बिहेविंग लाइक अ पाकिस्तानी। यहां पे दोस्तों बात हो रही है H1B वीजा की। इंडिया एंगेज्ड विद यूएस ओवर H1B वीजा इशू, सेज MEA। न्यू दिल्ली, इंडिया इज एंगेज्ड विद द यूएस एंड अदर स्टेकहोल्डर्स ओवर द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस मूव टू लेवी अ फी ऑफ 100,000 फॉर H1B। अच्छा ना, एक देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 चीजें हैं। Jaiswal responded to another question on the Trump administration's proposal to impose 100% tariffs on pharmaceuticals, large trucks and furniture from October 1st by saying, देखिए, all these things are not in your control। ठीक है? H1B वीजा जो है ना,
या इमिग्रेशन वाली जो बात है, एक तो H1B वीजा है कि आप एक फिक्स टाइम के लिए 3 साल मान लो 2 मिनट के लिए 3 साल के लिए आप अमेरिका में जा रहे हैं, फिर एक्सटेंडेबल बाय अनदर 3 इयर्स ब्ला ब्ला ब्ला, आप जा रहे हो काम करने के लिए, उसका रास्ता भी निकल जाएगा। ठीक है जी। इशू क्या है, मेन इशू क्या है इसमें? मेन इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो सारे फिगर्स है ना, इनको एक तरफ रखो, ये प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये फिलहाल के लिए नियर प्रॉब्लम है, ये फार की प्रॉब्लम नहीं है। दूर की प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में ट्रंप ने अमेरिकन को, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बात है, ट्रंप ने क्या करा है, हम लोग इतने परसेंट टैरिफ, इतने पर सब लोग कैलकुलेटर, अच्छा इतना घाटा हो गया, अच्छा हम लोग एक काम करेंगे, इतना हम मिडिल ईस्ट में कर देंगे या वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, इतना हम चाइना को कर देंगे, इतना रशिया को कर देंगे, इतना हम अफ्रीका को कर देंगे, इतना साउथ अमेरिका को, चलो ये हो जाएगा, इतना मैंने, दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज दैट ट्रंप चला जाएगा 3-3.25 साल के बाद, ट्रंप चला जाएगा और तब ट्रंप होगा तकरीबन 82-83 इयर्स का, 82-83 साल का, ट्रंप चला जाएगा। ट्रंप के जाने के बाद क्या होगा दोस्तों आपको पता है? चाहे वहां पे डेमोक्रेट पार्टी आ जाए, जो ट्रंप ने ये पूरा पैंडोरास बॉक्स खोला है, जो भानुमति का पिटारा खोला है ट्रंप ने, इसके अंदर से जो नफरतें निकली हैं फॉर इमिग्रेंट्स, वो नहीं जाने वाली। व्हाइट हाउस में कोई बैठे, मैं बता रहा हूं, दोबारा कमला हैरिस आ जाए और व्हाइट हाउस में बैठे और बोले कि नहीं नहीं मैं तो बड़ी, आई एम वेरी ओपन माइंडेड, वेरी लिबरल, ये सारी की सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो भी ये जो पैंडोरास बॉक्स खुल गया ना रेसिज्म का, जहां पे अमेरिकन को ट्रंप ने ये विश्वास दिला दिया है कि भाई सुनो, तुम तो बड़े चैंपियन थे, लेकिन तुम्हारे एक मुंह का जो निवाला छीना है ना, मैन्युफैक्चरिंग में छीना है चाइना ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में छीना है भारत ने। अगर ये दोनों नहीं आते अमेरिका के अंदर तो तुम तो हर एक के पास ऐसी हवेलियां होती और हर एक के पास घोड़ों की अस्तबल होती। ये सारा का सारा चूरन ट्रंप ने खिला दिया और अमेरिकन ने खा भी लिया। उनको ये नहीं पता है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका प्रोड्यूसेस अ सर्टेन अमाउंट, H1B वीजा की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन कम है, अमेरिका कितनी है, 300-350 मिलियन है, अमेरिका बहुत कम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर प्रोड्यूस करता है। ऐसा तो नहीं ना कि अमेरिका का जो भी बच्चा है अमेरिका का, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या IT में ही जा रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ स्पोर्ट्स में जा रहे होंगे, कुछ फौज में जा रहे होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी में जा रहे होंगे, कुछ वकील बन रहे होंगे, उसमें से कुछ होंगे छोटे से जो कि कहते होंगे ठीक है हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जाना है, IT में जाना है, डेटा में जाना है, कुछ X% होंगे। वो जो परसेंटेज हैं दोज आर वेरी गुड and some of them are extremely good because they come from extremely good colleges and America has the best colleges in the world, इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जिस तरीके से अमेरिका में इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है अमेरिका में, उसका स्केल बहुत बड़ा है। इनोवेशन का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तों, और उसको चाहिए हजारों लाखों की तादाद में प्रोग्रामर्स। जितने अमेरिका में बनते हैं उतने नहीं चाहिए, या जितने अमेरिका में पैदा होते हैं उतने नहीं चाहिए भाई, उसको चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा। और अमेरिका में वह नहीं। अब लोगों का यह कहना है कि यार ये जो बाहर वाले आ रहे हैं ये अमेरिकन की नौकरी, ये अमेरिकन की नौकरी नहीं खा रहे। जिस अमेरिकन को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पता है, जिस अमेरिकन को यह सब करना आता है, ही इज ऑलरेडी मोस्टली गेनफुली एम्प्लॉयड, उसके पास ऑलरेडी नौकरी है। बट बात यह है कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं अमेरिका, इट्स नॉट दैट कि एक इंडियन आता है और बोलता है मैं तुमसे सस्ते में काम करूंगा इसलिए वो अमेरिकन की नौकरी खा रहा है। ये सब ड्रामा नहीं हो रहा। ड्रामा यह हो रहा है कि आपके पास 100 वैकेंसी है पर आपके पास प्रोग्रामर सिर्फ 20 हैं। 80 कौन करेगा? 80 कहां से आएंगे? इसीलिए तो दोस्तों H1B वीजा कर रखा है। आपके पास नहीं है डॉक्टर। आज की तारीख में 6% ऑफ द अमेरिकन डॉक्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपके पास नहीं है उतने डॉक्टर। चाइनीज डॉक्टर्स हैं और कहीं से अफ्रीका से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आपके पास नहीं है उतने डॉक्टर, नहीं है। दैट इज द ट्रूथ। हायर एजुकेशन में ज्यादातर अमेरिकन नहीं, कितने 10-15% अमेरिकन हैं जो स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं। ज्यादातर स्कूल खत्म करके, स्कूल के ड्रॉप आउट करके ही निकल लेते हैं बाहर। तो आपको जो कोडिंग स्किल्स चाहिए, जो इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, वो नहीं है अमेरिका में। दैट इज द प्रॉब्लम। अब ट्रंप नहीं समझ रहा। अब आप क्या समझाएंगे बैठ के उसको? क्योंकि ट्रंप ने ये भानुमति का पिटारा खोल दिया है और ये एंटी फीलिंग जो है वो अमेरिकन, एक कॉमन अमेरिकन में जो मेगा सपोर्टर है उसके दिमाग में जा चुकी है और इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। और यहां पे दोस्तों
Global workforce reality, decoding S. Jaishankar's remark amid H-1B visa row, addressing the event at the heart of development, aid, trade and technology, hosted by the Observer Research Foundation on the margins of the UN General Assembly session on Wednesday. Jaishankar called for the creation of a more acceptable, contemporary, efficient model of a global workforce. Where that global workforce is to be housed and located may be a matter of political debate, but there is no getting away. If you look at the demand and you look at the demographics, demands cannot be met in many countries purely out of national demographics. दिस इज अ रियलिटी. अब ये देखिए ना, डॉक्टर जयशंकर लॉजिकल बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं लॉजिकल, वहां पे ट्रंप ने इमोशनल मामला कर रखा है अमेरिका में. अगर दोनों लोग लॉजिकल बात करें तो यू कैन कम टू अ कंक्लूजन. अगर मैं इमोशनल बात कर रहा हूं और आप लॉजिकल बात कर रहे हैं तो हमारी कभी सुलह हो ही नहीं सकती यार. अब ये देखिए, India's global workforce. Every year, an estimated 2.5 million Indians immigrate overseas, making India the country with the highest annual number of immigrants in the world. India also has the world's largest overseas population with approximately 35.4 million non-resident Indians, NRI, and persons of Indian origin. In the US alone, tech firms rely heavily on H-1B visa and similar visas to hire engineers, scientists, and coders from overseas, particularly India. Indian immigrants have dominated the H-1B program in recent years, making up more than 70% of the recipients. Today, Indian origin executives run some of the top US firms, including Google, Microsoft, and IBM, while Indian doctors make up nearly 6% of the US physician workforce. अब ये सच्चाई है, ये सच्चाई है. अगर अमेरिका के पास उस क्वांटिटी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते तो अमेरिका बाहर से क्यों लेता? अब ये है कि टॉप कटिंग एज वाले हैं, मिडिल लेवल के हैं, फिर लोअर वर्क के हैं, ये सारे के सारे आप इसमें फर्क ला सकते हैं कि ये नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए, वो सब आप कर सकते हैं. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस स्केल में चाहिए आपको, उस स्केल में अमेरिका में नहीं है. तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कवर करा कि किस तरीके से रशिया और ईरान ने $25 अरब की न्यूक्लियर पावर की डील साइन कर ली. वहां पे नेटो वाला कह रहा है कि साहब हो सकता है मोदी जी पे प्रेशर है और मोदी जी फोन कर रहे हैं कि पुतिन मेरे ऊपर 50% टैरिफ है, तुम्हारा प्लान क्या है, प्लान तो बताओ. ऐसे झूठा झूठा हवा में फेंक रहा है. और वहां पे किस तरीके से भारत काउंटर कर रहा है, ये पूरा का पूरा मामला H-1B वीजा का, क्योंकि जाहिर सी बात है मेनी इंडियंस हैव बीन इंपैक्टेड बाय दिस. कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.